गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक हूँ मैं भी। राम राम सर, क्या हाल है? नमस्कार सर। पेपर पेन रख लेना सब लोग अपने साथ। राजीव सर, राम राम, क्या हाल है? आनंद जी, मैंने कहा हाय पेपर जया। पेन रख लेना। जी जी, रख लिया रख लिया। राम राम जी। राम राम जी, कैसे थे? राम राम जी। बहुत बढ़िया। 3:30 शुरू हो रहे थे, अभी कर रहे हो? 10 मिनट है। अरे मैं 3 बज गए। हम तैयार बैठे हुए हैं आपके लेक्चर के लिए। नहीं नहीं, मैं सारी तैयारी करके बैठा हुआ था। जी जी। बस वो पता नहीं कैसे दिमाग से मेरे टाइम निकल गए। इसलिए नहीं पढ़ा। हाय जया। हेलो, राम राम, कैसे हो? बढ़िया। बस ठीक हूँ। तुम्हारी फोटो मुझे बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, मैं बड़े सारे काम कर रही हूँ यार। आ गए सब लोग, आ गए। आई एम फीलिंग कि प्लीज बना ली जाए। जस्ट क्या मेरा लैपटॉप पे आज कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आई होप आई विल बी एबल टू मैनेज इट टुडे विद द सेल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फोन पे भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कृपा। ओ, आ गए जी, आ गए। ओके, लैपटॉप पे आ गए। ठीक है। ज्योति जी, हम्म। आप पता नहीं आई अभी। राम राम जी। आप में से एस्ट्रो सपना जी को आती है, उसके अलावा किसी और को आती है? राजीव जी, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, अभी मैं ब्लैंक हूँ। एबीसीडी आती है, इतना तो मान ही लो। नहीं, मैं अभी अपने आप को ब्लैंक मान रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक। आप पता है इज नॉट देयर। किसका है जो नॉइस कर रहा है? राजीव जी, मुझे थोड़ा सा हिंदी में आप बताते जाइएगा, साथ साथ अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो मुझे हिंदी में भी जानना है। मुझे तो खुद इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। अच्छा, चलिए ठीक है। अरे जो आप लोगों की भाषा है, मेरी भी वही है, अलग चलिए थोड़ी। ठीक है। अभी आज की जब क्लास खत्म होगी जी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक वो भेज दूंगा, लिस्ट। ठीक है? अच्छा तो जो आप जी। लोगों को अभी बता रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओके। समझने वाली बात है कि हम उसको समझते कैसे। हाँ ठीक है? ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे ये एक चार्ट आ रहा है, आ रहा है। सबको आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। ये जो चार्ट है, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। बिल्कुल। इसे जी पत्री में हम चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक जी। है? ये जो चार्ट है, इसमें 12 राशियां होती हैं, जी। 12 भाव हैं टोटल। हम्म। ठीक है? मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से, बिगिनर लेवल से ही आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, जिनको आता है आता है। ठीक है। ये जो 12 भाव हैं, हम्म। इसमें जहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस,
ये हमारा लग्न होता है, ठीक जी, है। जी। ये हाउस क्या बताता है? ये हाउस बताता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे बारे में अगर आपने जानना है, और मेरी पत्री है ये, तो ये वाला हाउस आपको बताएगा कि ये हाउस मेरे से कैसे रिलेट करता है। जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट हाउस को देख के ही, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, सिर्फ इस फर्स्ट हाउस को देख के ही इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपका बिहेवियर है, ये आपका नेचर है, इससे सब कुछ पता लग सकता है। तो किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जी, इसलिए हम उसको लग्न हाउस बोलते हैं या असेंडेंट हाउस। जी। ठीक है। इसमें जो आप लोगों के सामने नंबर्स लिखे हुए हैं ना, आप इन नंबर्स को फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे लेके चलना। जी। इसको ऐसे नहीं लेना, क्योंकि कई पत्रियों में आपको फर्स्ट हाउस में भी लिखा मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, सारे नंबर लिखे हो सकते हैं फर्स्ट हाउस। तो अभी आप इसको सिर्फ इतना समझो कि जहां पे ये 1 लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है, मेरे को रिप्रेजेंट करता है कि मैं कैसा हूं, जिसकी पत्री है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है। अब आता है सेकेंड हाउस। यहां से हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही हम किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? हम अपने परिवार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम परिवार का सदस्य बन जाते हैं। तो सेकेंड हाउस जो है वो हमारे परिवार का है। जब हम जी। परिवार की बात करेंगे, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप लोग समझो इसको। जी, जी। परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। तो सेकेंड हाउस जो है ये न्यूक्लियर फैमिली का भी है। एक हाउस बहुत कुछ बताता है, ऐसा नहीं है कि एक हाउस जो है वो सिर्फ एक ही चीज को बताता है, एक हाउस 10, 15, 20 चीजों को बताता है। इनफैक्ट ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों में ही सारी दुनिया है, इन्हीं 12 भावों से जुड़ेगी वो कहीं ना कहीं। जी। तो दुनिया का सब कुछ 12 भाव में तो आ नहीं सकता, लेकिन ज्योतिष में आपको जितनी नॉलेज होती जाएगी उतना आपको एक हाउस के जो भी रिलेशन है उसके बारे में पता लगता जाएगा। ओके। अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं उनके बारे में अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो सेकेंड हाउस जो है वो हो जाता है हमारी फैमिली, ये हमारा पैसा भी है। सेकेंड हाउस से हम पैसे को देखते हैं, मेरे पास कितना पैसा होगा, कैसा पैसा होगा, ये हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। ठीक है। ये जो आप लोग सिस्टम पढ़ रहे हो ये केपी सिस्टम है। ओके। केपी सिस्टम का एक रूल बताता हूं आप लोगों को। केपी सिस्टम का एक ये रूल है कि फर्स्ट जो भी हाउस होता है वो अपने से पीछे वाले हाउस को नेगेट करता है। बिल्कुल। अब आप देखो फर्स्ट हाउस जहां पे लिखा हुआ है और जहां 12th लिखा हुआ है तो दोनों एक साथ, लेकिन फर्स्ट से 12th तक आने में आपको कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी भाई? फर्स्ट से शुरू हुए, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10, 11 एंड अल्टीमेटली यू रीच एट 12। ठीक है। तो इसका मतलब अपने से पीछे वाला हाउस जो होता है वो 12th हाउस होता है। जी। ठीक है। आपके पीछे वाला जो हाउस है वो 12th हाउस है ठीक। हर भाव में। तो जो सेकंड हाउस है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सपना जी आप नहीं, कोई और जवाब देगा? जी। साहिल? हाँ जी सर। सेकेंड हाउस से 12th हाउस कौन सा होगा? सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस। ठीक है। ऐसे ही अपने से पीछे वाला हाउस हमेशा 12th होता है। ठीक है, चाहे वो हाउस कोई सा भी हो।
अब जहां पे सेकंड लिखा हुआ है, ये बताता है हमारी न्यूक्लियर फैमिली, हमारा पैसा, कैसा पैसा आएगा, क्या आएगा, वो सारा। ये हाउस जो है वो हमें ये भी बताता है कि हमारा जो, अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, गले का एरिया। आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है ना? जी 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 आ रहा है। तो ये जो गले का एरिया है इतना, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है। इसको हम बोलते हैं मेष राशि, एरीज। ठीक है, तो जो हेड का पोर्शन है हमारा, ये पहला हाउस है पृथ्वी में। सेकेंड हाउस कौन सा हुआ? जहां पे हमारे दांत आते हैं और वहां से लेके हमारे गले तक का हिस्सा, ये सेकेंड हाउस से है। तो अगर हमको बीमारी के टर्म में मान लीजिए देखना है किसी को, तो सेकेंड हाउस खराब होगा तो उसको रोग कौन सा लगेगा, ये सवाल आएगा आपके सामने। तो आप देखोगे कि सेकेंड हाउस से जो रोग आएगा वो थायराइड का आएगा। ओके। तो थायराइड जो है वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, वाणी सेकेंड हाउस से देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये बात मेरी आप तक पहुंच, अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो जो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो लोग बात नहीं कर पाते, जो बच्चा जन्म के समय देर से बोलना सीखता है, बोली हमारी जो है वो सेकेंड हाउस से है। ठीक है, अगर किसी को बोलने में दिक्कत होती है, जैसे बहुत लोग होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ज्यादा वो बोलते नहीं, तो उनका सेकेंड हाउस काम नहीं करता, या उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। सेकेंड हाउस पैसे का भी है और सेकेंड हाउस हमारी वाणी का भी है। ठीक है, इसीलिए बड़ी नॉर्मल सी बात कही जाती है कि जो लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर ही लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जिस हाउस से पैसा आता है उसी हाउस से वाणी आती है। तो अगर पैसा अच्छा, वाणी अच्छी है, तो पैसा भी अच्छा ही है, क्योंकि अच्छे का पता लग गया ना सिम्टम से। आप लोग आगे जाके सीखोगे कि सेकेंड हाउस अच्छा है बुरा है, ये हमें कैसे चेक करना है। लेकिन जो एक सिम्टम आते हैं आमतौर से, अगर उनको समझने की कोशिश करें, तो जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं उनके पास पैसा भी अच्छा ही होता है, या ऐसे कहें कि वो लोग कहीं ना कहीं से अपना धन भाव जागृत कर लेते हैं, तो उनका कोई ना कोई पैसे का इंतजाम हो जाता है। ठीक है, फैमिली के साथ रहना, सेकेंड हाउस। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। अब इससे आगे चले तो आ गया थर्ड हाउस। जी। ठीक है, थर्ड हाउस मैं हुआ, जन्म हुआ मेरा फर्स्ट हाउस से, सेकेंड हाउस से मैं अपने परिवार में आया, थर्ड हाउस मेरा परिवार बढ़ गया। जो मेरे बाद जन्म लेंगे वो मेरा परिवार बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो मेरे से छोटे हैं भाई बहन, वो कहां से देखोगे आप? थर्ड हाउस। ठीक है, छोटे क्यों बोला? क्योंकि मेरे जन्म के बाद आने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि मेरे जन्म से बाद में तो ये 2 भाई आ गए या 1 बहन आ गई, मेरे जन्म से पहले मेरा बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई हो सकता है ना? बिल्कुल। तो मेरे को अपने बड़े भाई के बारे में देखना है, तो कैसे देखेंगे? सेकंड हाउस, 11th। जहां मैं जन्मा उससे 3 स्टेप पीछे 11th। ठीक है, और मेरे बाद जो जन्मे वो मेरे आगे थर्ड हाउस, मेरे पीछे थर्ड हाउस मेरे बड़े भाई बहन और मेरे आगे छोटे भाई बहन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने छोटे भाई बहन के बारे में जानते हैं। थर्ड हाउस जो है ये पराक्रम का हाउस होता है, करेज का हाउस होता है, हिम्मत का हाउस होता है। ठीक है, अगर किसी का थर्ड हाउस प्रॉब्लमेटिक है तो वो आदमी जीवन में
किसी भी बड़े अचीवमेंट के लिए जो एफर्ट्स करने हैं उससे पीछे हट जाता है, डर जाता है, हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक है, एक सेकेंड, मेरी बिटिया है, ये जरूर फोन करती है। हाँ आ रहा है बेटा, ऑर्डर कर दिया मैंने और मैंने क्लास कर दी, अपने आप आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, ठीक है। थर्ड हाउस जो है पराक्रम का है। अब देखो लगन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस क्या देखा हमने, पराक्रम का है। तो जैसे मैंने एक बात आपको कही थी कि अपने से पीछे वाला हाउस हमेशा 12th होता है जी, ऐसे ही हर भाव से जो थर्ड हाउस होता है वो उसके इफेक्ट्स को मल्टीपल करता है। जैसे मैंने जन्म लिया, मैं अकेला था, लेकिन थर्ड हाउस ने क्या किया, मेरे मल्टीपल भाई बहन कर दिए, है ना, मल्टीपल हो गए ना, मेरा एक छोटा भाई और आ गया, एक छोटी बहन और आ गई। तो अपने से हर तीसरा हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस के इफेक्ट्स को मल्टीपल कर देता है। ओके, ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे। जयरी आप हो ना, इज नॉट देयर, नहीं वो छोड़ गए, अभी लेफ्ट हुए वो। हाँ बीच में मैसेज आया था ना। हम्म। ज्योति जी आपको समझ में आ रहा है? ज्योति जी का माइक का, राजीव भैया, हाँ जी, मेरी ना इंटरनेट लाइन शायद ठीक नहीं है, तो बीच बीच में आवाज मेरे को नहीं आती, तो इसके नोट्स भी होंगे ना, आई वुड गेट सम। हो रही है, या पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है लाइव। ठीक ठीक। ठीक है, आपने आपके फोन से चला लो ना, फोन से नेट चला लो। ओके, या ब्रॉडबैंड में दिक्कत आ रही होगी तो फोन से चला लो। हाँ ठीक है ज्योति जी, मैसेज मिल गया आपको, आपका। ठीक है, तो थर्ड हाउस जो है वो अपने फर्स्ट हाउस के मल्टीपल इफेक्ट्स को दिखाता है। क्लियर है? थर्ड हाउस आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस जो है इसके आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज है। आप लोग मेरे से ये कोर्स कर रहे हो जी, ये कोर्स भी आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपका थर्ड हाउस एक्टिव है। कामधेनु गाय का लेडी फेस और नहीं तो आप ये कोर्स कर ही नहीं रहे हो। मम्मा कह रही है ठीक है, राजीव जी दोबारा बताएंगे? अपनी आप लोगों को आपस में बात करनी हो ना तो अपना साउंड म्यूट कर सकते हो आप। अपने आपके टैब में नीचे ऑप्शन होगा म्यूट करने का, उसको म्यूट करके आपस में बात करो। ओके, ठीक है, बाकियों को भी डिस्टर्बेंस होती है, मेरी रिदम टूटती है। ओके। थर्ड हाउस जो है वो करस्पॉन्डेंस का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। ये जो इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो सारी चीजें हैं ना आज के जमाने में, ये सारी की सारी थर्ड हाउस से है। अखबार थर्ड हाउस से है। एजेंसी, जैसे एजेंसीज होती है ना, कैरी फॉरवर्ड वाली एजेंसीज, तो थर्ड हाउस है। मिडलमैन थर्ड हाउस, कोई भी तरह की थर्ड पार्टी इज थर्ड हाउस। ठीक है, मेरे पास सीमेंट की एजेंसी है, मेरे पास इसकी एजेंसी है, उसकी एजेंसी है, एजेंसी का काम करते हैं, थर्ड हाउस एक्टिव है तो वो एजेंसी का काम करेगा। एजेंसी क्या करती है, एक से लेती है दूसरे को देती है। ठीक है, अखबार क्या करता है, उधर की खबर इधर पहुंचाता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडर्न जमाने के डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे थर्ड हाउस से हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने जब भी देखोगे तो आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अगर किसी का एक्टिवेट हो गया तो इन चीजों में उसका कहीं ना कहीं रोल होगा जो उसकी जिंदगी में चल रहा होगा। ठीक, अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस।
सर इसमें थर्ड हाउस में बॉडी पार्ट कौन सा आएगा? कंधे हाथ और शोल्डर और हमारे ये दोनों हाथ। ओके वो मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा जिसमें पूरे बॉडी पार्ट्स ठीक लगे हुए हैं उसमें कि ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। मैं ठीक है। आपको, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे जो इस ग्रुप के लिए फेसबुक पेज बना हुआ है उसमें ये सारे कंटेंट ऑलरेडी है, वो आप लोगों को इस पे टेक्स्ट भी कर दूंगा। ठीक है, हमारे कंधे और हमारे ये दोनों हाथ, ये थर्ड हाउस है। ठीक है, अब आ गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है सुख का भाव। इसको हम लोग आमतौर से सुख का भाव बोलते हैं। ठीक है, सुख का भाव बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारी मदर का हाउस है। रिश्ते में देखें तो माँ से सुख मिलता है, तो मदर्स हाउस को सुख भाव बोला गया। फोर्थ हाउस, अगर हम अपनी मदर के बारे में बात करेंगे तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी हमें सुख देती है, गाड़ी हमें सुख देती है। तो जो जो चीजें हमें सुख देती हैं आमतौर से वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। यहां तक कि हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, ओटी, दैट इज ऑल्सो फोर्थ हाउस। ओके। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने से हम ये मानते हैं कि हमें सुख देने के लिए लेके जाया जा रहा है। जो भी हमारा दुख होगा वहां पे जाके खत्म हो जाएगा और हमें सुख मिलेगा। बिल्कुल। अल्टीमेट एम इज टू गेट रिलीफ, दैट रिलीफ इज सुख भाव। ठीक है, तो अर्पिता आगे हो। हाँ जी। तो फोर्थ हाउस जो है वो सुख का भाव होता है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, जायदाद, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। मनोज जी भी बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ जी, बताइए बताइए। सर अभी नहीं हो सकता, मैं ऑफिस में हूँ इस टाइम, मेरी क्लास चल रही है। मेरी शाम को 8 बजे के आसपास ही कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अभी कुछ मैनेज कर लो, ठीक है? मेरे से बात करानी है तो करा दो। तनुजा जी से बात करा दो। सर थोड़ी देर में कर लेना, अभी फिलहाल थोड़ी देर मैनेज कर लो, 2 घंटे मैनेज कर लो बस। हाँ जी, फोर्थ हाउस जो है ये सारे सुखों का मालिक है, जिन जिन चीजों से हमें भौतिक सुख मिलते हैं। ये हाउस जो है ये जॉइंट फैमिली का भी है। जॉइंट फैमिली फोर्थ हाउस से देखेंगे। सेकेंड हाउस से जो देखी थी हमने वो न्यूक्लियर फैमिली देखी, और फोर्थ हाउस से जो हम देखेंगे वो जॉइंट फैमिली देखेंगे, जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है ये हमें जितनी भी तरह की एसेट क्रिएशन जो होती है वो बताता है। साथ में जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हुई, कुछ सामान बना, ठीक है, तो वो जो बना हुआ सामान है वो फोर्थ हाउस है। अब इसमें एक केस आप इस तरीके से समझो कि मान लीजिए एक आदमी है, वो आपके पास आता है वस्तु बनाने के लिए, और वो ये बोलता है कि मेरे घर में, मेरी फैक्ट्री में माल बन तो जाता है, लेकिन जब उसको बाहर भेजने की बारी आती है कि ये बिक जाए, कस्टमर के पास चला जाए, तो वो जाता नहीं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? फोर्थ हाउस ने सामान बना दिया, ठीक है, लेकिन फोर्थ हाउस से
वो जाना चाहिए, फैक्ट्री में रखने के लिए तो नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि फोर्थ हाउस का नेगेशन अपने से जो 12th हाउस होता है उसका नेगेशन होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है तो आपका 12th हाउस नेगेट हो जाता है। नेगेट होना मतलब उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, ये साहिल आपको क्लियर हो रहा है? जी सर, हो रहा है। नेगेशन समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जयदी आपको? हाँ, I need help later. सर किसी का माइक ऑन है, पीछे से इको आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज ऑफ करवा देंगे। अपना अपना आप लोग ऑन ऑफ कर लो भाई ऑडियो। सर एक्चुअली माइक की जगह स्पीकर, किसी ने हेडफोन्स नहीं ना लगवाए तो वो स्पीकर की इको आ रही है माइक में। अच्छा, लाउड स्पीकर लगा दे। आ रही है शायद ना? रिपीट हो रही है। जय जी आप अपना माइक ऑफ कर लो, उसमें ऑप्शन है चैट में ना, जूम में ऑप्शन है म्यूट का। राजीव भैया मेरा माइक चलिए ठीक है, म्यूट है। आई एम ऑनिंग इट व्हाइल आई वांट। ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस ने क्या, वो आदमी को ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फोर्थ हाउस तो काम कर रहा है जिसकी वजह से उसने प्रोडक्शन तो कर ली। ठीक है, लेकिन जब उस सामान को नेगेट करने की बारी, नेगेशन इज नॉट ऑलवेज बैड। ओके। सुनने में ऐसा लगता है नेगेशन का मतलब पिछले हाउस का रिजल्ट खत्म कर दिया। खत्म करना इज नॉट ऑलवेज बैड। मेरा माल बन गया, अब ये खत्म होना चाहिए, जाना चाहिए फैक्ट्री का माल जो बन गया। ठीक है, तो मेरे को जाने के लिए क्या चाहिए? थर्ड हाउस की एक्टिविटी चाहिए, तभी तो जाएगा ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो ये कहता है कि मेरे को प्रोडक्शन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सामान बना तो देता हूँ, लेकिन जैसे ही सामान बन के भेजने के लिए मैं तैयार करता हूँ, सामने वाली पार्टी ऑर्डर कैंसिल कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका थर्ड हाउस नहीं काम कर रहा। सिंपल सी बात है, उसका थर्ड हाउस नहीं काम कर रहा। तो जैसे ही थर्ड हाउस काम करेगा उसका माल बिकना शुरू हो जाएगा, ऑर्डर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब फिफ्थ से फोर्थ को जोड़ते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो है हमारा नेचुरल क्रिएशन। कुदरत जिस चीज को रचती है वो है हमारा फिफ्थ हाउस। ठीक है, नेचुरल जो चीजें होती हैं, तो नेचुरल में सबसे पहले क्या आता है? जब एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में क्रिएट करती है, वो कुदरत क्रिएशन का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ठीक है, तो नेचुरल क्रिएशन इज फिफ्थ हाउस। तो इसलिए फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे संतान का कारक है। ठीक है, फिफ्थ हाउस संतान का कारक है। अब फिफ्थ हाउस का नेगेशन है फोर्थ हाउस। ठीक है, मान लीजिए किसी लेडी, किसी भी महिला का जो कंसीव करना चाहती है, अगर उसका फोर्थ हाउस एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? फिफ्थ को नेगेट कर रही है वो। जिसको नहीं समझ में आया मुझे रोकना जरूर, मैं 4 बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूछना। अगर किसी का फिफ्थ का नेगेशन ऑन है, मतलब फोर्थ ऑन हो गया, तो क्या वो लेडी कंसीव कर पाएगी? नहीं। नहीं। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि फिफ्थ का नेगेशन ऑन है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे फिफ्थ और फोर्थ दोनों ऑन हो,
दोनों एक्टिव हों। ये भी पॉसिबल है कि किसी किसी जगह पे आपको पृथ्वी में ये देखने को समझने को मिलेगा कि फिफ्थ और फोर्थ दोनों एक्टिव हो रहे हैं। ओके। तो अगर दोनों एक्टिव हो रहे हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल क्रिएशन तो नहीं हो रही, लेकिन आर्टिफिशियल क्रिएशन फोर्थ हाउस कर रहा है। ओके। ठीक है, फोर्थ का काम है फैक्ट्री का बना हुआ माल, आर्टिफिशियल क्रिएशन, और फिफ्थ है नेचुरल क्रिएशन। ठीक है, नेचुरल क्रिएशन को नेगेट किया, इसीलिए आर्टिफिशियल क्रिएशन फोर्थ हाउस है। इसको ऐसे भी देखेंगे, नेचुरल क्रिएशन का नेगेशन है फोर्थ हाउस, तो नेचुरल का नेगेशन मतलब आर्टिफिशियल क्रिएशन। ठीक है, तो फोर्थ हाउस हो गया आर्टिफिशियल क्रिएशन का और फिफ्थ हो गया नेचुरल क्रिएशन का। अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो क्लाइंट आपके पास आता है कि बताओ जी ये बच्चा कंसीव करेगा या नहीं करेगा, तो आप देखोगे अगर 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप उसको ये कह सकते हो कि आईवीएफ कराओ, हो जाए। बिल्कुल। फोर्थ से आपने क्या लिया, आर्टिफिशियल हेल्प ले ली। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बढ़े जाते हैं कि आगे सीखोगे, अभी इतना ही समझो। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस जो है वो नेचुरल क्रिएशन का है। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई हाउस है तो वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस है एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का, संतान का। ठीक है, एक्टिंग का। एक्टिंग क्या है, नेचुरल है ना, अपने आप निकलती है अंदर से, तो एक्टिंग का। स्पोर्ट्समैन का, अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसका फिफ्थ एक्टिव होना चाहिए। अगर उसका फिफ्थ एक्टिव है तो वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, वो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। ओके। ठीक है, लेकिन अगर उसका फिफ्थ खराब है तो वो नहीं बन सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपका अगर फिफ्थ एक्टिंग से मैंने बताया ना, तो अगर मान लीजिए किसी का फिफ्थ एक्टिव है तो वो एक्टिंग करेगा। ओके, अगर एक्टर है तो। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन का फिफ्थ 75 साल की उम्र में भी एक्टिव है, तो उसको काम मिलता है, वो एक्टिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी बकरी में कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा। जी, ठीक है जी। लेकिन उसके बेटे का फिफ्थ हाउस एक्टिवेट नहीं है, नहीं है, में नहीं चला। सिंपल सा है। ओके। सचिन तेंदुलकर तब तक खेला जब तक वो फिफ्थ हाउस से गवर्न हो रहा था, कि लाइफ में फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं बोल रहा था। ठीक है, जैसे ही फोर्थ हाउस की दशा लगी तो उसने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो नेगेशन इस तरीके से समझेंगे, फिफ्थ हाउस को इस तरीके से समझेंगे। फिफ्थ हाउस जो है ये ट्रायंगल का पार्ट है। आप अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इन तीनों को अगर मैच करा दो तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है जी। ये धर्म का भाव है, बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम इसको फर्स्ट हाउस को धर्म का भाव बोलते हैं, प्लस 5 और 9 को। इसलिए आमतौर से ये बोला जाता है कि पहले 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बुरे रिजल्ट्स नहीं देता, या बुराई में कमी तो जरूर कर देगा। अगर वो अच्छे में नहीं कन्वर्ट हो रहा तो बुराई बहुत कम कर देगा। वहां पे बैठे ग्रह आमतौर से अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस क्लियर हो गया जी नीलिमा जी? हाँ जी सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ हाउस। हाँ, फोर्थ हाउस है हमारा रेगुलर पढ़ाई। रेगुलर पढ़ाई मतलब कॉलेज जाना, स्कूल जाना। जैसे आप लोग कोर्सेज करते हो, अगर तो जाके क्लास में बैठ के कोर्स करना, दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है, और अगर
आप डिस्टेंस पे कर रहे हो लर्निंग, दैट इज थर्ड हाउस, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन फोर्थ हाउस जो है वो आमने सामने वाली पढ़ाई है, ठीक है। 10th तक की पढ़ाई जो है वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ओके 10th के बाद की पढ़ाई 5th हाउस से देखी जाती है। बिल्कुल जो इनिशियल लेवल की पढ़ाई होती है ना बच्चों की 5वीं 6ठी क्लास तक की, वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है। सेकेंड हाउस 5वीं तक की पढ़ाई, 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई फोर्थ हाउस, 5th हाउस 10वीं से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई, ठीक है। कुछ लोग फोर्थ हाउस से ही सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग है। आपको ऐसे नहीं है कि सब सिर्फ फोर्थ हाउस से देखेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फोर्थ हाउस से ही देख लेते हैं। लेकिन अगर आप उसमें क्लासिफाई करोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है। 5th हाउस जो है वो हर तरह के एंटरटेनमेंट मौज मस्ती से जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये देखो आप अगर ध्यान से, तो सारी मौज मस्ती वाली है। खेलना, एक्टिंग करना, डांस, म्यूजिक, है ना, ये सब आदमी किस लिए करता है? मस्ती के लिए करता है। तो एंटरटेनमेंट, 5th हाउस इज प्योरली एंटरटेनमेंट। जी जिसका 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा उसका एंटरटेनमेंट से पीछे छूट जाएगा। 4th हाउस वाला हमेशा टेंशन में रहेगा, मकान बनाना है यार, प्रॉपर्टी बनानी है यार, मौज मस्ती खत्म हो जाएगी अगर 4th। और ये होता है। आप ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स को देखोगे, वो हमेशा इस तरीके की बात करेंगे, अरे यार अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है। मैंने ऐसा देखा है कि उन लोगों की पथरी में ज्यादातर 4th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है और 5th भरा हुआ होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। ये मेरा अपना स्टडी है, आप लोग भी करना है इस पे। लेकिन मैंने ये देखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो है ना, वो एंटरटेन नहीं हो पाता, अपने आप को मौज मस्ती में नहीं कर ला पाता। 5th हाउस हीलिंग का है, मौज मस्ती से हीलिंग होती है। तो हीलिंग 5th हाउस, सबसे बड़ा जो इसका रोल है 5th हाउस का, वो हीलिंग का है। ये हीलिंग का क्यों है? क्योंकि जो इससे अगला हाउस है 6th हाउस, ये बीमारियों का है। तो 6th हाउस बीमारी, 6th हाउस का नेगेशन, 5th हाउस, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी? 5th आ रहा है तो बीमारी ठीक होगी, 5th नहीं आ रहा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ये 5th हाउस देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी बीमार नहीं होते, वो एक अलग बात है। वो कुछ कॉम्बिनेशन बनते होंगे जिसमें 6 भी खराब होता होगा, 5 भी खराब होता होगा, किसी टाइम में 5 अच्छा भी होता होगा, ठीक है। मिले जुले रहते हैं सारी चीजें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमें समझनी देखनी पड़ती है। तो 6th हाउस जो है उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से अगर बोले, वैदिक में बोला जाता है रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों 6th हाउस से आते हैं। लेकिन ये हमेशा रोग, ऋण, शत्रु ही थे ऐसा नहीं। 6th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए। 6th हाउस जो पैसा देता है वो कोई और दे ही नहीं सकता। पैसा आएगा कहां से? 2nd हाउस से। आने का कारण कौन सा हाउस बनेगा? 6th हाउस। अभी आगे इसको और क्लियर करूंगा मैं, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि 1st हाउस का नेगेशन कौन सा हो गया, कोई बोले जरा? 12th हाउस। 12th हाउस। तो 12th हाउस का मतलब है खर्चा। नेगेशन का मतलब क्या है? मेरा खर्चा 12th हाउस। तो मेरे जिस भी भाव से 12th देखूंगा वो चीज खर्च हो जाएगी, ठीक है। 6th हाउस से रोग देखा, 5th उसका खर्चा हो गया, रोग खर्च हो गया। तो रोग खर्च हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। रोग का खर्च हो जाना मतलब हील हो जाना। तो अपने से 12वां एक्सपेंडिचर का हाउस माना जाता है, इसलिए उसको हम बुरा बोलते हैं। जो चीज होती है उसको खत्म कर देते हैं। मैंने पैसा कमाया
12th हाउस आ गया, 12th हाउस ने मेरा पैसा खत्म कर दिया क्योंकि वो पैसा खर्चा हो गया। तो अपने से 12th मेरे अपने उस भाव का 12th मतलब मेरे इस भाव का खर्चा चला गया। तो बीमारी है 6th हाउस, बीमारी चली गई 5th हाउस। तो कई बार बीमारी का जाना बुरा मानोगे क्या आप? बीमारी का जाना हमेशा अच्छा है, ठीक है। तो 5th हाउस इस तरीके से देखते हैं। 6th हाउस जो है वो आता है दूसरों से आने वाला पैसा। इसको कैसे समझेंगे उसके लिए मैं पहले आपको 7th बताता हूं। 1st हाउस मैं हूं, तो मेरे जो ठीक सामने खड़ा हुआ है वो कौन सा हाउस है? 7th, ठीक है ना। तो 7th का खर्चा कौन सा हाउस बताएगा? 6th house. 6th house. कौन बोला 6? सर मैं नीलम. हाँ वेरी गुड। डर के क्यों बोल रहे हो, खुल के बोलो ना, सही बता रहे हो। ठीक है। तो सामने वाले का खर्चा वो कहां से देखोगे आप? 6th house. 6th हाउस। 6th हाउस सामने वाले का खर्चा, जब तक आप लोग खर्चा नहीं करोगे मेरे बैंक में पैसे आएंगे? No. मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया तो आप ही लोगों ने डाला ना, आपने जमा किया तो मेरे अकाउंट में आया। तो जब तक सामने वाला खर्चा नहीं करेगा तब तक मेरा 2nd हाउस किस काम का? 2nd हाउस है तिजोरी, उसमें नोट कौन भरेगा? सामने वाला। तो 6th हाउस, ठीक है। अगर 2nd हाउस एक्टिवेट है और 6th नहीं एक्टिवेट है तो पैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, ठीक है। मेरी दुकान आप देखोगे, जैसे किसी दुकान पे लोग गए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, साड़ियां खुलवा दी, सूट खुलवा दिए, ये खुलवा दिया, वो खुलवा दिया, सब कुछ 2 घंटे दुकानदार के लगा दिए। लेकिन जब लेने का काम आया, फाइनली अब पैसे देके चीज लेनी है, तो 2 घंटे दुकान पे लगाने के बाद भी हम क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और बिना उससे कुछ खरीदे हम दुकान से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो दुकानदार का कौन सा हाउस खराब है? 6th house. ठीक है। जैसे आपके पास वास्तु कराने के लिए कोई दुकानदार आया और आपको बोलता है मेरे यहाँ फुटफॉल तो बहुत है, कस्टमर तो बहुत आते हैं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं करते, लेके कुछ नहीं जाते, थान के थान खुलवा देते हैं। तो दुकानदार का 6th हाउस खराब है, ये उसकी बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो अपने ग्रह बोल रहा होता है, वो अपने भाव बोल रहा होता है कि मेरा कौन सा भाव खराब है, मेरा कौन सा भाव अच्छा है, वो बोल रहा होता है। अगर आप ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये चक्कर है, ठीक है। सामने वाले से आने वाला पैसा 6th हाउस। 7th है कौन जो मुझे पैसा देता है, ठीक है। तो पैसा मुझे कौन देता है? बैंक देता है, ठीक है। बैंक का खर्चा कौन सा हाउस हुआ? बैंक का खर्चा 6th house. 6th हाउस। तो 7th क्या हुआ? सेवेंथ बैंक हो या गया, जॉब. 7th हाउस बैंक हो गया, ठीक है ना।
7th हाउस बैंक का है। अब बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि आप कार्ड से खर्चा करो, तो क्रेडिट कार्ड कौन से हाउस का हो गया? भाई क्रेडिट कार्ड 6th हाउस का हो गया। बैंक ने अपना खर्चा करने के लिए आपको एक कार्ड दे दिया कि जाओ मेरा खर्चा करो। तो क्रेडिट कार्ड क्या टूल बना आपका? बैंक के खर्चे का टूल बना। क्लियर है? तो 6th हाउस से हम क्रेडिट कार्ड देखेंगे, ठीक है। 7th हाउस जो है वो है हमारी वाइफ का। 7th हाउस है हमारे बिजनेस पार्टनर का। 7th हाउस है हमारी कंपनी का, जैसे हम कोई कंपनी बना के काम करते हैं ना, दैट इज 7th हाउस। जो भी हमारा साथ देने वाला है बिजनेस में, लाइफ में, वो 7th हाउस। आप देखो बिजनेस के लिए हमें बैंक से लोन लेना है तो वो भी 7th हाउस से आ जाता है ना। बैंक आपको क्या कहता है? ये लो पैसा लो, काम करो, ठीक है। तो 7th हाउस से हम वाइफ को भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी देखते हैं, शॉप या शोरूम को भी देखते हैं, क्योंकि ये डेली इनकम का हाउस है। डेली इनकम किसको होती है? दुकानदार को, बिजनेस करने वाले को। बिजनेस में रोज का घाटा नफा होता है ना। नौकरी के लिए 6th हाउस, नौकरी के लिए 6th हाउस, और अपने बिजनेस के लिए 7th हाउस। 6th हाउस से हमारे को सर्विस देखनी होती है। किसी भी तरह का जॉब, नौकरी, वो 6th हाउस से। आपके घर में जो बाई आती है ना काम करने वाली, वो 6th हाउस है। आपके हेल्पर्स, आपके सेवक। जैसे ये पूरी लिस्ट दे दूंगा मैं बनी हुई, जितने बता रहा हूं ना उससे ज्यादा पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कैसे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकते तो आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। यहाँ पे मैं इतना जो बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 6th हाउस से क्यों, ये 7th हाउस से क्यों, ये 10th हाउस से क्यों, ये उसकी कोशिश है, ठीक है। तो 7th हाउस हो गया पार्टनर का। पार्टनर का खर्चा, हम जो कमाते हैं उसमें से हमारा पार्टनर अपना लेके चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहां से एक छोटा सा ट्विस्ट है। 7th हाउस क्या है? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड का, ठीक है। तो 8th हाउस क्या हो गया? आप लोगों में से कोई बताएगा? तो सपना जी आप नहीं। कोई बताए मुझे? मैं था 1st हाउस और मेरा 2nd हाउस क्या बता रहा था? परिवार। हाँ, परिवार 2nd हाउस, ठीक है। फैमिली। तो 7th हाउस अगर मेरी वाइफ है तो 8th क्या बताएगा? वाइफ का परिवार, वाइफ की फैमिली, इन लॉज। ठीक है। मेरे इन लॉज और मेरी वाइफ की अपनी फैमिली, मेरे हस्बैंड की अपनी फैमिली, ठीक है ना। 8th हाउस के बारे में एक बहुत अजीब सा फैक्ट है। 8th हाउस जो है ये बुरी खबर है। इससे होने वाले फायदे अनलिमिटेड हैं, बहुत बड़े हैं, बट वो फायदे आपको बुरी खबर के साथ ही होंगे, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है।
डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये रूप छोड़ा, अगले रूप में आएंगे, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डेथ। तो हम डेथ को बुरा मानते हैं। एक बुरी खबर आई, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन एक बुरी खबर आई। जितनी भी कमाई से पहले खबर बुरी आए वो 8th हाउस की, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है इंश्योरेंस का पैसा, किसी के मरने की खबर इंश्योरेंस के गेन कराती है, तो एक बुरी खबर जुड़ी हुई है साथ में। रिश्वत का पैसा, रिश्वत लेने वाला समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन पैसा आता है, ठीक है। 8th हाउस जमीन के नीचे अंदर छुपी हुई चीजों का घर है। तो जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों का घर या हर छुपी हुई चीज 8th हाउस है। तो जो आप लोग सीख रहे हो ऑकल्ट, ये ऑकल्ट का पार्ट है ना, वास्तु, ज्योतिष, रेकी, ध्यान, ये ध्यान नहीं, ध्यान 8 से नहीं आता। ये सारी चीजें, तंत्र, मंत्र, साधना, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, ये जितनी चीजें हैं। मेरी आवाज इको कर रही है क्या हल्की सी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो जितनी इस तरह की चीजें हैं वो 8th हाउस से आती हैं। ये हाउस जो है ये बैड लक है। जिसका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, बैड लक स्टार्ट हो जाता है। ऑकल्ट वाले जितने हैं, जितने भी ऑकल्ट में आए हैं लोग, सीखने वाले, सिखाने वाले, सब ज्यादातर 8th हाउस के धक्के खाने की वजह से उसका कोई समाधान ढूंढते हैं। मतलब लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन ढूंढने निकले। सोल्यूशन किसी को वास्तु में मिला, किसी को रेकी में मिला, किसी को न्यूरोलॉजी में मिला, किसी को ज्योतिष में मिला, किसी को किसी में मिला। ये जितनी विद्याएं हैं ये सब ऑकल्ट की हैं। इसलिए ऑकल्ट छुपे हुए रहस्यों को जानने की विद्या माना जाता है। जहां छुपा हुआ आ गया वहां 8th हाउस आ गया। जिस आदमी की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो, और यहाँ कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन जिंदगी में कमी ही कमी है, वो लोग ही ऑकल्ट में जाते हैं सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है। 8th हाउस एक्टिवेशन मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलनी बंद, इसीलिए हाउस ऑफ बैड लक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाउस ऑफ बैड लक है, इसीलिए 9th हाउस ऑफ गुड लक है। 9th का नेगेशन है 8th, है ना। तो जब 9th को हम बोलते हैं ईश्वर का दिया हुआ वरदान। 9th हाउस जो है वो वरदान है। जिसको जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ा और उसको सब कुछ मिल गया, पैसा भी है, परिवार भी है, बीवी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अरे भाई, जब उसको कोई टेंशन नहीं है तो वो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, इन चीजों की तरफ जाएगा? उल्टा वो क्या बोलेगा? मेहनत होती है, कर्म होता है, ये सब बेकार की चीजें। जब तक आदमी अपने जीवन में दुख नहीं देखता तब तक इन चीजों की तरफ नहीं आता। और जिसकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है वो क्या बोलेगा? ये सब चीजें बेकार होती है। उसका 9th बोल रहा है भाई, वो ब्लेस्ड है, उसको 8th की जरूरत ही नहीं। 8th आएगा तो पता लगेगा राम कौन थे।
उससे पहले पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो 9th हाउस जो है ये वरदान है, और 9th का नेगेशन क्या हो गया? कर्स। ठीक है ना, तो 8th हाउस जो है वो ये है, लेकिन 8th हाउस बहुत पैसा देता है अगर अच्छा हो जाए। हमेशा बुरा नहीं होता कोई भी चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाउस कोई भी हो, कोई भी हाउस परमानेंटली अच्छा और परमानेंटली बुरा नहीं है। वो आप लोग आगे सीखोगे कि कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा हाउस बुरा है, वो अभी मत समझना। मैं ऑकल्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरा 8th हाउस एक्टिव है, और मैंने अपनी लाइफ में जो भी गेन किया वो इस 8th हाउस के समय में ही किया। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो बना देगा, नेगेटिव हो जाएगा तो बर्बाद कर देगा। एक ही बाप के दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, एक देखो कहां पे है और दूसरा बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर रहा है 1 by 1। इस कंपनी को बेच दो, उसकी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो, इसकी ये फाइल कर दो, उसकी वो फाइल कर दो। 8th हाउस बदनामी देता है। राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, अनिल अंबानी को दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया। पैसा आया अगर तो 8th हाउस के साथ बुराई भी होती, तो उसका 8th हाउस एक्टिव है। अगर 8th हाउस नेगेटिवली एक्टिव होगा तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करा दे। और उसका जो बड़ा भाई है अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज 8th हाउस। उसका 8th हाउस है जमीन में छुपा हुआ, तो पेट्रोलियम से बना वो, क्योंकि पेट्रोल कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर, जमीन के नीचे। तो वो पेट्रोलियम से इतना बड़ा बन गया। धीरूभाई अंबानी की पत्री में ऐसी कोई जान नहीं थी। जब तक मुकेश अंबानी पैदा नहीं हुआ था, धीरूभाई अंबानी वाज नथिंग। लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी पैदा हुआ, रिलायंस ग्रुप बन गया था। और जैसे ही वो छोटा भाई उस छाया से अलग हुआ, उसके अपने ग्रह जब मेजरली बोलने लग गए, तो क्या हुआ? 8th हाउस लगा बैंक्रप्सी डिक्लेयर। और अगर 8th के साथ 12th भी जुड़ जाए तो जेल करा दे। तो मेरी पिछली क्लास में मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने सबके सामने बोला था क्लास में कि अनिल अंबानी को देख लेना, जेल होने के योग भी बन रहे होंगे कहीं। और उसके 3 या 4 दिन बाद कोर्ट से वो डिसीजन आया था कि 550 करोड़ दे दो, किसी एरिक्सन के हैं शायद, नहीं तो 3 महीने की जेल हो जाएगी। तो उसका कौन सा भाव बोल रहा है? 8th and 12th। ठीक है, 8th हाउस खराब होगा तो ऐसी हालत है। ये है 8th हाउस की खासियत। बुराई के साथ बहुत पैसा देता है। एक आदमी की इनकम है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी पे वो 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए महीने की रिश्वत कमा लेता है। ऐसे हैं ना लोग, बहुत सारे हैं। 8th हाउस है, जिस दिन 8th के साथ 12 जुड़ गया वो बेचारा सीबीआई ईडी और पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ जाता है। और जब तक 12 नहीं जुड़ेगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8th पैसे देता रहेगा। इंश्योरेंस का पैसा, प्रीमियम दिया था जरा सा, इंश्योरेंस आ गया 25 लाख। सैलरी है 1 लाख, इंश्योरेंस वो रिश्वत आती है 50 लाख। तो 8th हाउस भी पैसा देता है और अंधा पैसा देता है। ठीक है, बशर्ते की पॉजिटिव हो, नहीं तो घुमा देता है। ठीक है, 9th हाउस ईश्वर की ब्लेसिंग्स का हाउस है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं किस्मत का घर। 9th हाउस जो है हाउस ऑफ लक। ठीक है, 9th हाउस हमारे फादर का भी है। हाँ जी, कुछ बोलना है? पूछना है कुछ? ठीक है, 9th हाउस जो है वो हमारे फादर का भी है।
इसमें बहुत कंट्रोवर्सी चलती है कि 9th हाउस है कि 10th हाउस है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के बिल्कुल सामने 7th हाउस मेरी वाइफ, स्पाउस, तो 4th हाउस अगर मदर है तो 10th हाउस कायदे से फादर होने चाहिए। तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी चलती है कि 9th हाउस फादर है या 10th हाउस फादर है। आप उसको 9th से लेके चलो, वैसे दोनों ही ठीक हैं। 9th फादर को रिप्रेजेंट करता है जब आपका जन्म दिन के समय का हो, और रात के समय का अगर आपका जन्म होगा तो 10th हाउस से फादर देखेंगे। लेकिन अभी आप उसमें मत पढ़ो, अभी आप सिंपल ये देखो कि 9th से हम फादर को देखते, ठीक है। तो 9th से हमने फादर देखा, 9th से हमारी किस्मत देखी। 9th हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है ना, नाभि, वो 9th हाउस है। 9th हाउस हमारी किस्मत का इसीलिए कहा जाता है। जिसका 9th हाउस डिस्टर्ब हो गया उसके घर का ब्रह्म स्थान खराब हो जाएगा, और आप उसका कितना ही वास्तु कर लो, कितना ही वास्तु कर लो, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर उसका 9th हाउस डिस्टर्ब है। आगे क्लियर करूंगा आप लोगों को आगे कि कैसे डिस्टर्ब होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो। ब्रह्म स्थान की ऊर्जाएं अगर किसी की खराब हो गई तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। वास्तु तो आप लोगों ने सभी ने किया हुआ है, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। अब आ गया 10th हाउस। 9th हाउस हमारा धर्म का स्थान है। 9th हाउस धर्म का स्थान है, मंदिर का स्थान है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ गया तो ये खराब हो जाता है, बस अभी इतना समझ लो। 9th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह नेगेटिव होकर बैठ गया तो ये स्थान खराब हो जाता है। पितृदोष इसी से होता है, और जिसकी पत्री में पितृदोष है, आप उसके घर का कितना ही वास्तु कर लो, कितना ही वास्तु कर लो, रिजल्ट नहीं आएगी अगर पितृदोष किसी का है तो, ठीक है। अब आता है अगला 10th हाउस। 10th हाउस है हमारा कर्म क्षेत्र, मतलब मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वो ऑफिस का एरिया मेरा कर्म स्थान 10th हाउस, ठीक है। जैसे आपके पास कोई आएगा और आप उसको बोलोगे कि मेरे को काम करना है, मैं क्या करूं, तो आप उसका 10th हाउस देखोगे। कैसे देखोगे वो आगे देखेंगे। अभी 10th हाउस से कर्म देखा जाता है, ये हमारे कर्म का स्थान, ठीक है। इसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस जो है ये हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, हमारी इच्छा की पूर्ति का है, ठीक है। 11th हाउस आप लोगों ने एक वो वास्तु में पढ़ा है ना बेसिक के वेस्ट जो है वो गेन की दिशा है, ऐसे ही पढ़ा है ना जी सर। वेस्ट सबके लिए गेन की दिशा नहीं है जी। आपके 11th हाउस में जो दिशा आएगी आपके लिए वो गेन की दिशा होगी, बिल्कुल। अगर आपके 11th हाउस में सपोज साउथ साउथ वेस्ट आ गया, आप बेसिक वास्तु में ये मानते हो कि साउथ साउथ वेस्ट जो है ये डिस्पोजल का जोन है, ठीक है। लेकिन आपकी पत्री में वो गेन का जोन भी हो सकता है, और आपने वहां पे साउथ साउथ वेस्ट समझ के डस्टबिन रख दी तो आपके गेन्स सारे डस्टबिन में चले जाएंगे। आप कहते रहो साउथ साउथ वेस्ट डस्टबिन है, आपकी पत्री ये डिसाइड करेगी कि आपके घर में गेन कहां से आएगा, आपके घर में डिस्पोजल कहां पे आएगा। जमीन के अंदर
8th हाउस। तो टॉयलेट के लिए बेस्ट जगह जो कौन सी होगी? 8th हाउस होगी। ड्रेन हो गया, सिंक हो गया, जमीन के अंदर सारा कुछ चला गया, 8th हाउस। अगर किसी का 8th हाउस एक्टिव है, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आप लोगों में से किस किस को पता है? I just read. हाँ, मैंने सिर्फ पढ़ा है, नो एक्सपीरियंस। अच्छा। 8th हाउस अगर किसी का एक्टिव है तो उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होंगी ही होंगी। आप पत्री देख के बता दोगे किसी के कि इनके घर में स्ट्रेस की जियोपैथिक की लाइन है कि नहीं। जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कहां से आती है? जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से आने वाली कोई भी चीज कहां से देखते हैं हम? 8th हाउस से। तो अगर 8th हाउस एक्टिव है किसी पर्टिकुलर समय में, किसी दशा में, तो मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस हैं। आंख बंद करके बोल दो। और जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। वास्तु में हम लोग बेसिक वास्तु पढ़ के कंप्लीट समझ लेते हैं। 4 चीजें काम करती हैं। नीलिमा जी, आपको मैंने उसमें भी बताया था ना, बेसिक वास्तु वाली क्लास में। जी सर। 4 चीजें हैं जो काम करती हैं। पहला है पितृदोष। पितृदोष का निवारण किए बिना वास्तु नहीं हो सकता। जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस का निवारण किए बिना वास्तु काम नहीं करता। तीसरा है वास्तु और चौथा है IR। अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, उस समय में अगर उसने अपने घर का वास्तु करा लिया और जो नियम है उनका पालन नहीं किया, तो बहुत नुकसान होता है घर छेड़ने के बाद। तो वास्तु कब करना है किसी के घर का, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट कि आपने किसी भी टाइम वास्तु कर लिया। अगर घर का वास्तु का काम करते हुए या घर के रेनोवेशन करते समय किसी भी तरीके से आपने बाथरूम, सीढ़ियां, छत ये छेड़ दी, तो आप ये यकीन मान के चलो कि इसके बाद से अब आपकी जिंदगी में डाउनफॉल ही डाउनफॉल होगा। अगर राहु की दशा में करा और उसका रेमेडी नहीं करी तो एस्ट्रो वास्तु तो करना बताता ही है, कब करना है इसके बारे में भी आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना है। अभी नहीं, अभी क्लास कर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं भैया, ठीक है। ये 4 पैरामीटर जब तक आप सेट नहीं करोगे, वास्तु के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर किसी के घर में राहु की दशा चल रही है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, और उसने अपने घर में काम कराना शुरू किया, वास्तु करा रहा है खासतौर से, तो मैंने ऐसा देखा है कि वास्तु में उसके घर का सेंटर तक ढंग से नहीं निकलता। वो कंफ्यूज रहता है, कभी इधर सेंटर निकालेगा, कभी इधर सेंटर निकालेगा, कभी इधर डिग्री लेगा, कभी इधर डिग्री लेगा, उसका नक्शा तक नहीं बन पाता ढंग से। चौथे 5वें एफर्ट के बाद that too he has to hire someone outside कि भाई मेरे आके घर की डिग्री ले ले और ये कर दे और वो कर दे, तब जाके कहीं उसकी करेक्शन होगी। नहीं तो अपने आप अगर वो करेगा तो वो अपने घर की डिग्री तक नहीं ले पाएगा ढंग से। राहु का काम है कंफ्यूज करना, वो आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है। तो 11th हाउस, वापस टॉपिक पे आते हैं। 11th हाउस जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट का हाउस है, ठीक है। यहां से आप अपने दोस्तों को देखते हो, क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, एक फुलफिलमेंट देते हैं आपको, काइंड ऑफ फुलफिलमेंट।
कई बार आपको अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से भी वो कंफर्ट नहीं मिलता आपस में शेयरिंग का, जो आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ मिल जाता है। इसीलिए हम फ्रेंड को 11th हाउस से देखते हैं। हम उसके साथ कैसी भी बात कर सकते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि एक अजीब सी फुलफिलमेंट होती है, यार ये तो मेरा दोस्त है। तो दोस्तों को 11th हाउस से देखते हैं और दोस्तों को फुलफिलमेंट माना जाता है। ठीक है, 11th हाउस। अब आ जाओ 12th हाउस। जैसे 8th हाउस जमीन से नीचे का हाउस है, ऐसे ही 12th हाउस बादलों से ऊपर का हाउस। अब बादलों से ऊपर क्या है? सबसे पहले इंडिकेटिव है ये लैंग्वेज। बादलों से ऊपर का पहला मतलब है वो जहां जो हमने देखा नहीं। बादलों से ऊपर कौन देख सकता है? आजकल हवाई जहाज चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या माना जाता है? वो दुनिया जो हमने देखी नहीं, बादलों के पार। तो एवरी अननोन एरिया विच नोबडी हैज सीन, जिसने वो एरिया देखा नहीं है, वो 12th हाउस है। मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने विदेश नहीं देखा, इसलिए विदेश 12th हाउस है। तो फॉरेन को देखेंगे तो 12th हाउस से देखेंगे। ठीक है, दूर जाके यात्रा करके किसी दूसरी जगह पे जाना 12th हाउस। अनजान एरिया, आइसोलेटेड, क्योंकि आप जब फॉरेन में जाते हो तो आप आइसोलेटेड होते हो। आपको गिने चुना एक आधा कोई इंडियन मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हो। जो लोग गए हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा, वहां जाके इंडियन मिल जाए। यहाँ इंडियन को इंडियन पूछता नहीं, लेकिन अगर वहां को इंडियन मिल जाए तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई बड़ा अपना सा मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आप आइसोलेशन में होते हो। तो एवरी प्लेस which gives you isolation is related with your 12th house। ठीक है, तो जेल कैसी जगह रहेगी? आइसोलेशन। हॉस्पिटल कैसा है? आइसोलेशन। शाम को 5 से 7 2 घंटे मिलने आना, 3 से 5 2 घंटे मिलने आना, आइसोलेशन। ठीक है, तो हॉस्पिटल आइसोलेशन हो गया, जेल आइसोलेशन हो गया, विदेश आइसोलेशन हो गया। आजकल विदेश अच्छा हो गया है, इसलिए हम उसको जेल जैसा नहीं मानते, लेकिन है तो अब विदेश ना, जहाँ पे हम आइसोलेटेड ही होते हैं, हम अपनी कम्युनिटी में नहीं होते, हम अनजानों के बीच में होते हैं। तो आइसोलेशन तो होता ही एक तरह का। आपको अपनापन कभी नहीं महसूस होगा। आप वहां के सिटीजन भी हो जाओगे ना, तो भी आप वहां के नहीं होगे। क्वीन की कसम खा लेना यूके जाके, वहां वो खिलाते हैं कि आप क्वीन की कसम खाओगे, क्वीन के लिए फेथफुल रहोगे, यूके की सिटीजनशिप जो मिलती है। लेकिन रहोगे तो आप देसी, अपने देश में आप आओगे ही आओगे, चाहे वहां के सिटीजन हो जाए। यहीं आके आपको अपनापन लगेगा, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अपनापन यहीं पे मिलेगा। तो 12th हाउस। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे भाव हैं, और जब ये भाव कुछ ग्रुपिंग करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा और मैं चाहूंगा दूसरा आप लोगों में से कोई एक बताए। शादी को हम अगर देखें तो शादी में कौन कौन सी 3 मेन एक्टिविटीज होती है? स्पाउस मिलती है या मिलता है? स्पाउस का हाउस कौन सा है? 7th हाउस। ठीक है, जब स्पाउस मिलेगा तो हमारी क्या बनेगी? फैमिली। फैमिली का हाउस कौन सा है? 2nd हाउस। ठीक है, और मेरा और मेरी स्पाउस का एक दूसरे के साथ एग्री होना जरूरी है ना। 11th हाउस एग्रीमेंट का भी है। ओके। जैसे लोग जो है कुछ ऐसे होते हैं जो हर चीज कहते हैं नहीं रिटर्न में चाहिए, एग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं
नहीं, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट ऑन योर वर्ड्स, व्हाटएवर यू सेड इज ओके। तो मुझे आपकी जबान पे भरोसा है, आप फट समझ जाना। तो आदमी ये कह रहा है ना कि मुझे जबान पे भरोसा है, उसका 11th हाउस खराब है। क्योंकि जब एग्रीमेंट की बात आती है तो वो हार जाता है, 11th हाउस हार जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। ठीक है, और बाद में धोखा होता है। तुम्हारे पास कुछ पेपर्स हैं जो उसने बात कही थी, कोई कमिटमेंट है, तुमने किसी को पैसे दिए थे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बोलो नहीं यार, मैंने तो जुबान पे दे दिए थे। और जब बैंक आपको पैसे देता है तो क्या करता है? पूरे डॉक्यूमेंट साइन कराता है। तो जो लोग बिना कागजी कार्रवाई के एग्रीमेंट पे चले जाते हैं, वो 11th हाउस खराब है ये बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे मैसेजेस भी साथ साथ ही आते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को भी दिखते हैं मैसेज सारे? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खुश हो रहे बता रहे। ठीक है, तो शादी के लिए कौन कौन से हाउस जुड़ेंगे तो शादी होगी? अभी बताया, रिपीट ही करना है सिर्फ। 7th हाउस से Second, seventh, and 7th, 2nd 11th. and Second, 7th, and 11th. एंड 11th. 11th क्यों? 8th होगा। 11th क्यों होगा? सर एग्रीमेंट हो रहा है, आजकल कोर्ट मैरिज होती है। हाँ, 8th कोर्ट का है। जयदीप आपने बोला 8th का? 8th किसी ने बोला था ना? मैंने सपना। 8th जो है वो कोर्ट कचहरी का है। ओके, किसी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो 8th हाउस है। 8th हाउस का नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है, अगर कोई कोर्ट में जाके शादी करता है तो 8th आएगा, नहीं तो 8th का कोई रोल नहीं। म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक दूसरे के साथ साइन कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, दो परिवार साइन करते हैं। तो 2, 7 और 11, ठीक है, ये हो गए शादी के कॉम्बिनेशंस। इनको हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, जब ये तीनों एग्री हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर शादी का नेगेशन होगा तो क्या होगा? नेगेशन होगा फर्स्ट हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। वेरी गुड, क्या बात है। तो डिवोर्स के कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, 6th एंड 10th। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशंस अपने आप बनाओगे। विदेश जाना है, 4th हाउस माय नेटिव कंट्री है। ठीक है, सारे नहीं बता सकता, इतने सारे तो मेरे को भी एट ए टाइम याद नहीं आते, मैंने इसीलिए लिस्ट बना के रखी हुई है, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 4th हाउस हमारा मदरलैंड है, हमारा देश है। मुझे विदेश जाना है तो क्या करना है मुझे? निगेट करेंगे, 3rd हाउस आ जाएगा सर। ठीक है, अगर 3rd हाउस नहीं आ रहा तो मैं विदेश जाऊंगा? नहीं, मेरा 3rd हाउस मुझे अलाउ नहीं कर रहा तो क्या मैं विदेश जाऊंगा? नहीं, नो नो, जा ही नहीं सकता। नहीं। विदेश जाऊंगा तो 3rd हाउस मैंने बताया कम्युनिकेशन का है। ठीक है, तो विदेश जाने के लिए जो करस्पॉन्डेंस होगी वो कहां से देखोगे? 3rd हाउस। ठीक है, मैंने अपना सारा डेटा, सारे पेपर्स
सबमिट कर दिए। किसके लिए? विदेश जाने के लिए, वीजा के लिए। ठीक है, वीजा लग गया, पेपर्स बन गए, पासपोर्ट वासपोर्ट सब बन गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है वीजा लगने का। कम्युनिकेशन पेपर्स हो गए सारे, डॉक्यूमेंट सारे लग गए, पासपोर्ट वासपोर्ट रेडी हो गया, थर्ड हाउस। अब मुझे चाहिए वीजा। वीजा कहाँ से देखेंगे? 9th हाउस से। ओके, क्योंकि 9th हाउस यात्रा का है। छोटी यात्रा थर्ड हाउस से देखी जाती है, बड़ी यात्रा 9th हाउस से देखी जाती है। तो विदेश जाने के लिए बड़ी यात्रा करनी है। बड़ी यात्रा के लिए मुझे क्या चाहिए? वीजा। वीजा। तो वीजा कहाँ से देखोगे? सर आपने कहा 9th हाउस। ठीक ही कहा है मैंने, गलत थोड़ी कहा। डर क्यों रहे हो? अब भी यही कहो। सर वो समझाओ सर कि क्यों 10th हाउस में से क्या देखेंगे तो उसका निगेट करेगा, क्या है ये? सर 9th हाउस क्यों वीजा देखेंगे? 9th हाउस लंबी यात्रा का है ना। अच्छा, ठीक। थर्ड हाउस से छोटी यात्रा, मतलब ठीक। अपने देश में इधर उधर छोटा मोटा घूमना, लखनऊ कानपुर जलंधर हो आना, ठीक। छोटी यात्रा थर्ड हाउस। लंबी यात्रा 9th हाउस। ठीक है, 11th से भी देखते हैं वैसे। 9th हाउस से वीजा लगा, थर्ड हाउस से डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, टिकट ले ली 9th हाउस, वीजा लग गया 9th हाउस, उड़ के चले गए कहाँ? आइसोलेट हो गए। 12वां भाव। तो विदेश जाने 10th के हाउस। लिए कौन कौन से 3 हाउस की कॉम्बिनेशन बनी? 3, 9 and 12। 3, 9 and 12। अब किसी की पत्री में जब आप लोग देखना सीख जाओगे तो आपको कोई ये पूछेगा कि बताओ आज के टाइम में मैं यात्रा करना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। आपने देखा कि इसका 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन 9 नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या बोलोगे? तेरा वीजा नहीं लगेगा भाई, क्योंकि 9th वीजा बताता है। अगर किसी का थर्ड हाउस ही डिस्टर्ब है तो आप उसको क्या बोलोगे? कि पेपर से नहीं बनेंगे, पेपर वर्क में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। कमी रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। 6th हाउस किसी का बहुत अच्छा है, तो 6th हाउस है हाउस ऑफ जॉब, कंपटीशन और जो बाकी चीजें मैंने बताई। अगर किसी का 5th हाउस एक्टिवेट है तो वो नौकरी कर सकेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट है। नहीं, ये तो मैंने ही बोला। 6th का नेगेशन हो गया। नेगेशन है जी, बिल्कुल। इसका रीजन पूछ रहा हूँ। ओके, 6th का नेगेशन नेगेशन। 6th है नौकरी, नौकरी का नेगेशन हो गया 5th, तो वो इंसान नौकरी नहीं करे। ठीक है, थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो नेगेशन किसका एक्टिवेट है? 4th का। 4th का। थर्ड हाउस एक्टिव है तो नेगेशन है 4th का, और वो आपसे आके बोलता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, बताओ मैं गाड़ी ले पाऊंगा या नहीं? नहीं। तो आप उसको देखोगे जब, और आपको अगर वहां पे 4th नहीं मिला तो आप उसको क्लियरली बोल दो कि भाई अभी तो नहीं आ रही, ना तेरी गाड़ी आ रही है, ना तेरी अभी कोई प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, 5th हाउस किसी का एक्टिवेट है। ठीक है, पहले 4th हाउस एक्टिवेट था,
तो वो आदमी जॉइंट फैमिली में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? दोबारा पूछिएगा। भाई 4th हाउस जॉइंट फैमिली का है, बिल्कुल। अब उसका 5th एक्टिवेट हो गया। अभी तक तो वो जॉइंट फैमिली में रह रहा था, 4th हाउस एक्टिवेट था, अब उसका 5th एक्टिवेट हो गया, तो क्या वो जॉइंट फैमिली में रहेगा? नहीं रहेगा सर, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर अगर में किसी चला की जाए, पत्री में आप देखोगे, क्योंकि नेक्स्ट हाउस आ गया माय फैमिली। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी का 5 और 4 दोनों एक्टिवेट है, तो वो कितनी ही कोशिश कर ले जॉइंट फैमिली से अलग नहीं होगा। तो बहू आके घर में माँ से अलग करेगी कि नहीं करेगी, ये अपने बेटों की पत्री देख लो। अगर बेटे की पत्री में ज्वाइंट फैमिली से अलग होना आ रहा है तो फिर बहू को दोष मत दो, वो अलग हो ही जाएगा। कितना आसान है ना? आसान नहीं है? कोई नहीं बोला आसान है। इतने मजे से नहीं आ रही है बात। अभी लग रहा है सर, पता नहीं बाद में देखेंगे तो क्या होगा, अभी तो बहुत इजी लग रहा है। आगे जाके और आसान होता जाएगा। आज तो पहला दिन है, पढ़ रहे हो, धीरे धीरे जब समझ में आएगा। अभी तो याद नहीं है आपको, ठीक है ना? जैसे जैसे आप लोगों को याद होता जाएगा ना, फर्स्ट हाउस क्या है, सेकेंड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या है। अच्छा बताओ, मेरे छोटे भाई बहन कौन से हाउस से हैं? थर्ड हाउस। तो मेरी माँ के छोटे भाई बहन कहाँ से देखोगे? माँ के छोटे भाई बहन हम देखेंगे सिक्स्थ हाउस से। क्यों देखा? फोर्थ मदर का है ना सर, तो उससे तीन आगे। क्लियर। और ये मतलब कौन हो गया? मेरे छोटे मामा 6th हाउस से, ठीक है ना? राइट। अब मेरे मामे की आज की लाइफ अभी की कैसी है, ये मेरी पत्री का 6th हाउस बता देगा। ठीक है। आज के टाइम में मेरी पत्री में 6th हाउस अगर पॉजिटिव है तो मामा की हालात अच्छे या मामा से मेरे रिश्ते अच्छे, दोनों चीजें हो सकती है ना। और अगर ये हाउस मेरा नेगेटिव है तो मेरे उनके साथ रिश्ते खराब या उनकी जीवन की स्थिति खराब। अब ये तो हो गए छोटे मामा। अब बताओ बड़े मामा को कैसे देखोगे? सेकेंड हाउस से सर। सिंपल, ठीक है। मेरे बड़े मामा के हालात कैसे होंगे? जैसा मेरा, ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे चाचों का हाल कैसा है? फादर का हाउस 9th हाउस। 9th है तो 12th होगा। 9 से 3rd 11th 9th 11th एंड 12th। जिस हाउस से 3rd 4th 5th तक देखेंगे ना, उस हाउस से ही काउंट शुरू करेंगे। पहला हाउस वो खुद होगा, ठीक है? तो पहला हाउस है 9। सर थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। वो माइक खोल दिए ना सबने। अच्छा, ठीक है। और मेरे ताया जी को देखना है तो कहां से देखोगे? 9th हाउस से 11th हाउस 7th हाउस। ठीक है। अब मेरे पापा के पापा को देखना है तो कहां से देखोगे? पापा को 9 से 9th हाउस। मेरे से 9th मेरे पापा हैं, 9 से 9th हाउस। तो 9 से 9 3 देखोगे। 4 5 गिनो, काउंट 6 करो। 7 8 9 5th हाउस सर। दादाजी 5th हाउस। ठीक है ना? ठीक है। मेरे छोटे भाई बहन हैं 3rd से, ठीक है? तो मेरे छोटे भाई बहन की स्पाउस, ये ट्रिक समझो, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। आप एक ही पत्री से आगे की एक पीढ़ी, पीछे की एक पीढ़ी और खुद अपने बारे में 3 पीढ़ियों के बारे में बड़े आराम से जान सकते हो। सीखोगे तो ये सिखा दूंगा, आप अपना पिछला जन्म इस पत्री से कैसे देखोगे।
यही सीखना है। सीखना है, मजा आएगा ना। बिल्कुल। थर्ड हाउस मेरे छोटे भाई बहन जी। तो 9th हाउस उनकी स्पाउस हो गई। ओके। ठीक है, ठीक। हमने आ गया ना, उसका 7 आ गया। राइट राइट। 7 बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही रिश्तों को घुमा घुमा के देख लो। आपको जिस रिश्ते के बारे में देखना है आप देख लो। जितने दूर के रिश्ते होते जाएंगे उतना इंफॉर्मेशन थोड़ा सा डाइल्यूट होती जाएगी। ठीक है ना, एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक। अब हर एक का, जैसे मेरे 3 भाई बहन मान लीजिए, तीनों की स्पाउस को 9 से देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तीनों के हालात एक जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन मेरे उनके साथ कैसे रिश्ते हैं ये 9th हाउस बता देगा। वे जोड़ के तो मैं अपने आप से देख रहा हूँ ना। देख रहा हूँ, बिल्कुल। तो मेरी अपनी छोटी भाभीयों से या मेरे जो घर में जो मेरी बहुएं आएंगी उनसे मेरी बनेगी क्या नहीं बनेगी, दैट आई कैन चेक विद द 9th हाउस। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोटेट कर करके देख लेते हैं। एक बार बॉडी पार्ट्स में बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस जो है ये हमारा सिर है, आंख, माथा, इतना। ठीक है, नीचे आ गए। सेकेंड हाउस हमारा गला, हमारा खाने का मुंह हमारा। ठीक है, थर्ड हाउस हो गए हमारे शोल्डर्स और हमारे दोनों हाथ। फोर्थ हाउस हमारा हार्ट रीजन है, हार्ट के आसपास का एरिया। ठीक है, फिफ्थ भी हमारा हार्ट है, जो बिल्कुल हार्ट है हमारा, वो फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमारी इंटेस्टाइन है, पेट हमारा जो है ना, वो सिक्स्थ हाउस है। सेवेंथ हाउस हमारी कमर का एरिया है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बंदा आता है और वो बोलता है मुझे बैक पेन है। बैक पेन ये बहुत होता है, भी हो सकता है। शोल्डर्स के पास बैक पेन होता है तो सर्वाइकल बोल देते हैं हम उसको, और L4 L5 S1 में दिक्कत होती है नीचे, तो हम उसको बोलते हैं लंबर की प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल। कमर दर्द। तो कमर दर्द अगर आपके पास कोई आया बोलने के लिए, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। ओके। सेवेंथ राशि। ओके। एट्थ हाउस, ये जो हम पत्री अभी लगा के बैठे हैं ना, ये काल पुरुष की पत्री है। काल पुरुष की पत्री मतलब बाय डिफॉल्ट जहां से काउंटिंग शुरू होती है उसको हम काल पुरुष बोलते हैं। मतलब मेष लगन की पत्री। ये जो आप देख रहे हो ये मेष लगन की पत्री है, एरीज लगन, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट नंबर अगर लिखा हो तो। ठीक है, मान लीजिए अब इस पत्री में तो 7 नंबर जहां पे लिखा है 7th हाउस में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसी भी पत्रियां मिलेंगी जिसमें ये 7 नंबर कहीं और भी लिखा हो, ज्यादातर तो ऐसे ही मिलेंगी। मान लीजिए आपका ये जो नंबर लिखा होगा वहां पे, अभी राशियां नहीं पढ़ाई तो, लेकिन समझ लो अगर आप जो पत्रियां, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, राशियां जो आप लोग याद करोगे ना, ये जो हम याद कर रहे हैं ये भावों के नंबर हैं, ये भाव हैं, लेकिन जो पत्री आप लोग देखोगे उसमें भी नंबर ही लिखे होंगे, लेकिन जहां इसमें फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है वहां पे 12 नंबर भी लिखा हो सकता है, 10 भी लिखा हो सकता है, 11 भी लिखा हो सकता है। वहां पे नंबर कोई भी हो सकता है। वो जो नंबर है वो राशि होती है। आप लोग भी अब आगे जैसे राशि याद करोगे तो राशियों को नंबर में याद करना, राशियों को नाम से मत याद करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी राशि नाम से नहीं लिखी हुई,
नंबर से लिखी हुई, तो आप कंफ्यूज हो गए। अगली बार के लिए है ये, लेकिन आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पत्री में नंबर लिखा होता है वो राशि होती है। आप मान लीजिए 7th है, 7th राशि हो सकता है उसके 2nd हाउस में बैठी, 3rd हाउस में बैठी हो, 4th में बैठी हो, कहीं पे भी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सामने वाला आपको ये कहता है कि बैक पेन की दिक्कत है, तो आपका ना ध्यान जो है सीधा उस हाउस पे जाएगा, समझना, उस हाउस पे जाएगा जहां पे 7 नंबर लिखा होगा। ओके वहां पे प्रॉब्लम है, ओके इस वजह से बैक पेन है, ओके ठीक है। डिफॉल्ट में 7th हाउस हमारे कमर का एरिया है, ठीक है। 8th हाउस जो है वो हमारे यूरोजेनेटिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है, हमारे जेनाइटल्स का पार्ट। 9th हाउस जो है, 9th राशि रादर, हमारे कमर से लेके घुटनों तक का जो एरिया है, जहाँ पे अगर हम पैंट पहनते हैं तो पैंट की जेब में आती है ना, वो एरिया, वो 9th राशि का एरिया है, ठीक है। 10th हो गए हमारे घुटने, हमारे घुटने जो हैं वो 10th हाउस है, 10th राशि भी है, 10th हाउस भी है, काल पुरुष की कुंडली। बाकियों में अलग कैसे होगी वो अगली बार आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 11th हाउस या 11th राशि इस पत्री में अगर हम इसको मान लें तो घुटने से लेके हमारी एंकल तक का जो एरिया है वो 11th राशि है, हम इसको अभी राशि ही मान ले रहे हैं, ठीक है। और 12वीं राशि कौन सी हो गई, पैर, बताओ कोई आप लोगों में से। सब पैर, हमारा जो फुट है, ठीक है, तो जो हमारा पैर है वो मीन राशि, 12वां हाउस। अभी राशि पे मत जाओ, कंफ्यूज हो गए। राशि भी करा दूं अभी, करा ये दो इतना सर, ही काफी है, इतना ही कर लो, करवा इतना दो सर। ही अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद आगे की देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। जी अब इसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने हैं अब वो पूछो। तो जो आपने अभी स्टेप बताया था ना, जैसे मामा किस राशि में, छोटे मामा का कौन सा हाउस है, सर वो कैसे देखना था, मैं एक्चुअली सुना नहीं बहुत ध्यान से, तो प्लीज वो। मदर का हाउस कौन सा है, 4th, सॉरी, मदर के छोटे भाई बहन कहाँ से होंगे, तीसरा 4th से तीसरा हाउस हो गया ना भाई, 4th से तीसरा हाउस, ओके। 4th से तीसरा कौन सा हो गया, 6th। सर 3 स्टेप आगे हैं 3 पीछे, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज इस छोटा चीज। भाई 3 स्टेप आगे, बड़ा Okay. भाई 3 स्टेप पीछे। ठीक है सर। अब आप क्वेश्चन आंसर कर लो, जो चीजें रह गई जो सभी लोग बोलो तो। सर मामा मासी सब के लिए सेम फॉर्मूला होगा, यंगर दोबारा बोला दे। मामा, छोटे मामा, छोटी मासी सबके लिए यही सेम फॉर्मूला। हाँ वो छोटे भाई बहन सारे, ठीक है, जेंडर से मतलब नहीं है, वो छोटे हैं, मेरे से छोटे, जो मेरे से बाद आए। अभी ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद आप अच्छे
7th हाउस और उसका लिंक टू फॉर L4 L5 वो एक बार रिपीट करना। अभी ये क्वेश्चन आप अपने पास रखो नोट करके, जब राशियां बताऊंगा ना तब इसको क्लियर करूंगा तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी कंफ्यूज हो गए, ठीक है? राशियों के टाइम में इसको क्लियर करूंगा, मेरे को याद दिला देना। और किसी का कोई प्रश्न? अरे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। और राजीव जी रिलेशन का ही क्वेश्चन एक बार है दोबारा से। हाँ, कि रिलेशन को एक बार फिर से आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। कौन सा रिलेशन? कि जैसे मदर से थर्ड हो गया उनके बहन भाई, देन जो फादर है, फादर का रिलेशन आगे जो है उनके फादर, वो कैसे होगा? जैसे फादर हो गए 9th हाउस, हाँ 9th हाउस, मेरे से 9th मेरे फादर, ओके, तो मेरे फादर के मेरे फादर 9th हाउस से लेंगे। 9th से 9th, 9th से 9th है फादर के फादर, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, ये क्लियर नहीं था, अब ठीक है। सारे रिश्ते जी इसी तरीके से घुमा घुमा के आप आराम से समझ सकते हो सकता है 2-4 चीजें मैंने ना बताई हों, लेकिन मैंने आपको टेक्निक बताई, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है ना? तो उससे जो नहीं भी बताया वो भी समझ जाओगे आप। मेरा इसीलिए फोकस ये रहता है कि सिलेबस से ज्यादा टेक्निक पे जोर दूं। सिलेबस पूरा करने के बाद जितना सिलेबस है उतना ही आपको पता होगा, उससे बाहर आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ नहीं आएगा, ये तो पढ़ाया नहीं। लेकिन अगर टेक्निक बता दूंगा तो जैसे ही सिचुएशन आएगी ना, आप अपने आप अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे, वो बहुत आसान हो जाता है। ओके, ठीक है? और कोई? मेरे ख्याल क्रिएटिविटी का नेचुरल क्रिएशन का सेम होगा। नेचुरल क्रिएशन इज 5th हाउस, अननेचुरल क्रिएशन या मैन मेड क्रिएशन इज 4th हाउस, क्योंकि नेचुरल को नेगेट किया 4th ने। नेचुरल इज 5th, negated by 4, so 4 is artificial creation and 5th is natural creation. नेचुरल क्रिएशन, Because the child is a natural creation, तो हम पहले चाइल्ड को जो है वो 5th हाउस से देखते हैं। अच्छा। उसमें आगे आप लोग सीखोगे, पहला बच्चा है तो 5th हाउस से, दूसरा अगर बच्चा होगा तो उसको हम 7th हाउस से देखते हैं, एंड ऑन सो ऑन, इस तरीके से आगे चलते जाए। तीसरा बच्चा 9th हाउस से देखते हैं। तो इसमें अगर कोई डिस्कवरी करे तो 8th हाउस कंबाइन होगा? नहीं, डिस्कवरी में क्या है, अंडरग्राउंड है, हिडन है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो हाँ जी, तो 8th हाउस। डिस्कवरी भी मतलब वो छुपी हुई कोई ढूंढना होता है। हाँ, 8th हाउस। और इनोवेशन होगी तो 12th हाउस होगा, बादलों के उस पार। हाँ, कह सकते हो, 12th से भी रिसर्च होती है, पर इनोवेशन नया दोनों से आती है। एक एग्जिस्टिंग रिसर्च, एक फ्यूचर रिसर्च। रिसर्च तो रिसर्च ही है। अगर छुपी हुई कोई बात आपने निकाली है तो 8th हाउस, और एक चीज ऑलरेडी थी, दिखती थी, लेकिन उसमें आपने एक नई डायमेंशन निकाल दी, दैट इज 12th हाउस, क्योंकि वो छुपा हुआ नहीं था। जैसे मान लीजिए एक सिरिंज है, ठीक है, हमें सबको पता है कि सिरिंज से इंजेक्शन लगता है, इंसानों को इंजेक्शन लगाने के लिए, ऐसे ही है ना? अब हमारे यहाँ लोगों ने क्या कर दिया, सब्जियों में भी वही इंजेक्शन, मछलियों में भी वही इंजेक्शन, तो वो रिसर्च हो गई, जुगाड़ जिसको हम कहते हैं। लेकिन जिसने सुई बनाई थी,
इंजेक्शन वाली, वो 8th हाउस से थी। सर ये अच्छा है बुरा है ये सब आगे सीखेंगे अभी? और क्या, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। गुड गुड गुड। और बहुत आसान है, एस्ट्रो को जान के पता नहीं शायद, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना इसको बना दिया गया। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। जो आपसे पिछले वाला बैच है उनकी 5-6 क्लासेस हुई हैं और 6ठी क्लास में वो लोग प्रेडिक्शन करना सीख गए। अपनी पत्री से बात करने लग गए। आप लोग भी करोगे, बस जितना जितना बताता जाऊं उतने उतने पे मेहनत करते चलो। हाँ जी, कभी कभी ना छिड़ जाती है खांसी पूरी तरीके से। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए हो गया। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। हाँ जी। अगर किसी की कमर में दर्द है और आपने बोला 7 नंबर की राशि इन 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर जहां उसके पूरे हॉरोस्कोप में होगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अरे ट्रीट करना तो सबसे आखिरी दिन की क्लास है। अच्छा चलिए ठीक, नहीं फिर भी अगर जैसे एक मेरे नोन टू है, बहुत क्लोज है, उनके यही नंबर पेन का ही प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनको सीवियर प्रॉब्लम है। हम जो ठीक करेंगे वो वास्तु से करेंगे। अच्छा ठीक है, आज सुबह का केस बताता हूँ जी। दूसरे हमारे ग्रुप में हैं रेणुका जी, जिनका वीडियो लास्ट मैंने डाला था। हाँ हाँ हाँ। उनके घर में साउथ ईस्ट में किचन है। ओके। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मम्मी की पत्री मुझे दिखाई थी कल, और उनकी मम्मी को बहुत लंबे समय से उनके जो पैर हैं, जो 12वीं राशि जिसको हम बोलते हैं पाइसेस में, वहां पे उनको बहुत मेजर दिक्कत है। ओके। पैर हर टाइम चलते रहते हैं, उसकी वजह से गांठें पड़ गई, गिल्टियां हो गई, बहुत कुछ हो गया। तो जब मैंने उनकी पत्री देखी तो उनके साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट की वजह से उनको ये दिक्कत थी। ओके। ठीक है, अब साउथ ईस्ट नेचुरली फायर का जोन है। ठीक है, और उनके घर में साउथ ईस्ट में किचन भी थी। ओके, वो डबल हो गया। ठीक है, तो वो जब से यहाँ आई हैं तब से उनके ये पैर की दिक्कत बेहिसाब बढ़ी हुई बढ़ गई। ठीक है, उनके 12th हाउस में, आप शायद आप ज्योतिष जानते हो तो थोड़ा सा बताता हूँ, बाकियों को तो शायद समझ में नहीं आएगा। उनके 12th हाउस में केतु बैठा है। ओके। राशि कौन सी है छोड़ दो, 12th हाउस में केतु है जी। 12th हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन का। बिल्कुल। ठीक है, वहां पे बैठ गया केतु। केतु की खासियत ये है कि आपको डायग्नोज नहीं होने देगा। हाँ। रहस्य का लॉर्ड है ना, बिल्कुल। वो डायग्नोज नहीं होने देगा। तो वो हॉस्पिटल जितनी बार भी जाते हैं, डॉक्टर कहता है हमें नहीं समझ में आ रहा। ओके। वापस आ जाती है। ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं। अब उन्होंने बेसिक वास्तु सीखा था। बेसिक वास्तु जब सीखा तो उनको लगा साउथ ईस्ट में रेड कलर होने से पैसा आता है,
साउथ ईस्ट में अच्छा, रेड कलर उन्होंने कल और का बढ़ा दिया, ओके, और बढ़ा दिया। जब से वो बढ़ाया तब से तब और से मम्मी टेंशन की तकलीफ और बढ़ गई। बढ़ गई। ठीक है, हम्म अब आप साउथ ईस्ट से किचन अगर बाई चांस शिफ्ट भी कर लो हम्म तो भी साउथ ईस्ट में फायर एग्जिस्ट करती है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म, तो बेसिक वास्तु में इसमें क्यों रेमेडी है? क्योंकि बेसिक वास्तु तो ये कहता है कि साउथ ईस्ट में रेमेडी, साउथ ईस्ट में जो है फायर अच्छी है। हम्म ठीक है, हम्म सबके लिए अच्छी नहीं है। हम्म एक ही घर में दो भाई रहते हैं, हम्म एक का मंगल अच्छा है और एक का खराब है, हम्म तो वही साउथ ईस्ट की किचन एक भाई को पैसे से लाद देगी और दूसरे भाई को खराब कर देगी, खराब कर दो। क्योंकि एक का मंगल अच्छा है और एक का खराब है। माइनस। ठीक है ना, इसीलिए बेसिक वास्तु में मेरा अपना ट्रस्ट नहीं है, ओके मैं नहीं उसको मतलब परफेक्ट साइंस नहीं मानता मैं उसको। ओके परफेक्ट वो तब बनेगी जब आपके चार्ट से वो टैली हो जाए। अब ऐसे में बेसिक वास्तु में पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि साउथ ईस्ट में फायर बुरी होती है। आप एक ही बात रटते रह जाओगे, बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, कुछ नहीं होगा बैलेंस करने से। फायर तो है ही ना वहां पे, आप बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस कर भी दोगे तो फायर ही तो नुकसान कर रही है, और वो फायर मेरे केस में नेगेटिव है। आप उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कैसे करोगे? कर दोगे? You need to convert it if you want better results. And in basic वास्तु you can't do this. ठीक है, बिल्कुल तो उसकी एस्ट्रो वास्तु में जो रेमेडी है उसका खर्चा सिर्फ 5 रुपए है। इतना सा काम करना है और वो किचन पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। दिस यू कैन डू ओनली विद एस्ट्रो वास्तु, और कोई रेमेडी पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो केस टू केस देखना पड़ेगा, उनके केस में कहां पे क्या गड़बड़ हो रही है उनका चार्ट बताएगा। ओके आप वास्तु से नहीं ठीक कर पाओगे, ये मैं बता सकता हूँ। ओके मेरा इसीलिए बेसिक वास्तु में उसको मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भी नर्सरी तो पास करना जरूरी है ना, 10th पास करना तो जरूरी है ना, बिल्कुल, तो वो तो करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक वन, पर वो फाइनल नहीं है, वो इनिशियल ज्ञान है। ओके गलत नहीं है, लेकिन वो इनिशियल। डॉक्टरी की बुक्स पढ़ने के बाद नर्सरी की बुक बेकार नहीं हो जाती। हाँ वो पढ़ना आया आपको तभी जब आपने नर्सरी की पढ़ी थी, एबीसीडी उसी ने सिखाई थी जो आज आप उसकी बड़ी बड़े पोथे पढ़ रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना, तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बट मेरा ये रहता है कि नहीं, जिससे फाइनल रिजल्ट आने हैं वो विद्या ढूंढो, और मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे वो नहीं मिली। मैं जब ये कराता हूं तो मुझे तसल्ली होती है कि इसके रिजल्ट्स आएंगे। मैंने करके देखे। ओके ठीक है, तो इसको जब आप लोग सीखोगे तो आप वो मैजिक कर पाओगे जो कोई और नहीं कर पाएगा। सर इसके लिए मैप की ग्रिडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल, वो तो हमेशा ही जरूरी है। वो सर अब जैसे हम लोग तो करेंगे ही, किसी का अगर आता है तो उसके पास उसका मैप का वो जरूर होना चाहिए भाई ना? वो तो पहली तभी मैंडेट, बता वो पहली पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक, वो तो चाहिए ही चाहिए। बेसिक वास्तु से जो आप चीजें इसमें कैरी करोगे ना, वो है मैप, ग्रिडिंग, कलर्स को समझना। ठीक है, ये 3 चीजें आप वहां से इस कोर्स में लेके आओगे। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है अब तक बेसिक वास्तु में, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल अलग है। सर हमारे लिए तो ठीक है, लाइक एक कोई लेमैन अगर जैसे पूछता है, सपोज क्लाइंट ही है कोई, मेरे नॉन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो सबसे मैं उनको रिकमेंड कर रही थी आपका नाम, तो उसके लिए उनको पहले किसी से मैप की ग्रेडिंग करवानी पड़ेगी ना सर? दे आर नॉट इन दिल्ली, आउटसाइड नहीं, जो दिल्ली। मेरे से कराता है ना
मैं उसको हाँ बहुत जी। सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैप बनाने का। अच्छा हाँ, और वो कर लेते आराम से। ठीक है सर। वो कोई बहुत ठीक है रॉकेट सर। साइंस नहीं है, मैप बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वो सिर्फ मैप बना ठीक के है दे सर। दें, ग्रेडिंग में अपने आप कर लेता हूँ। ठीक है सर। सर वो लाइक अपने आप बना लेंगे ऐसे अपने घर का? अरे आप जब मैं बताओगे सिखाऊंगा जैसे। तो बना लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। जब मैं थैंक यू सिखाऊंगा सर। तो वो बना लेंगे। ठीक है। मैं चीजों को ना बहुत आसान करके बनाता हूँ। ठीक है सर। सपना जी, सपना जी आप हो? जी जी जी। आपने वो मैप बनाने वाला वीडियो देखा मेरा? हाँ हाँ मैंने देखा, कोई बड़ा सही रॉकेट लगा। साइंस, कोई नहीं रॉकेट नहीं साइंस है उसमें? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया इजीएस्ट तरीका, भी था। जो घर बिल्कुल में आपके पास टूल्स हैं उन्हीं से, हाँ, शक्ति से चक्र तक की जरूरत नहीं। हाँ। और एक्चुअली एक्यूरेट, वो लगा पहले हवा है, बट वो जब आपका देखा तो लगा कुछ भी नहीं, ठीक है कुछ भी हो नहीं है। सकता है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्यों लोग चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। अब ये दिक्कत कहाँ होती है पता है? जो बुद्ध वाले हैं ना, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके। आप ज्योतिष जानते हो थोड़ी, हाँ थोड़ी हाँ। क्या अच्छी जानते हो, इसलिए मैं नहीं बता नहीं, मैंने कहा मैं जीरो हूँ। बुद्ध वाले चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, हाँ और वीनस वाला उसको बिल्कुल आसानी से निकाल देता है। इजीली, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं वीनस वाला हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ ही नहीं आती, अकल आता है। मुझे है नहीं, तो मैं आसान रास्ता ढूंढता हूँ। हम्म, मेरी आदत है बचपन से, जी मुझे जी आसान जी। रास्ते पे चलो। हम्म, मून गवर्न हूँ तो टेंशन चाहिए नहीं, ठंडा ठंडा कूल कूल रहो, बिल्कुल। स्ट्रेस ना लो ना दो। हम्म, ठीक है ना? बेसिकली तो वाटर एलिमेंट है ना दोनों, हम्म, तो बिल्कुल। फालतू की चीजें नहीं चलाते। ठीक बहुत आसान है। ज्योतिष भी जब आप लोग सीखोगे ना आगे आगे, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा ये इतना आसान सब्जेक्ट है। शुरू शुरू में 4 क्लासों की मेहनत है, उसके बाद तो पानी की तरह ज्योतिष चलेगा आप लोगों के साथ। इतना आसान है, पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको। हर टीचर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उसको और कॉम्प्लिकेट करता है। वहां गए, उसने कुछ नया बताया, वहां गए, अरे वो नए के चक्कर में उसने कॉम्प्लिकेट कितना कर दिया। तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, नया भी करना है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ, सामने वाले पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा फोकस वो रहता है। सही है। हाँ साहिल। सर आपके दोस्त का है उस दिन आपने उनका लाइव, हाँ तो मैंने देखा था वो एक नई चीज जो लेके आए हैं, वो बोले थे मैं एयर फायर और वाटर जो किसी व्यक्ति में देखना है, जो चीज आप ऑलरेडी हमें पहले बता रहे थे, सिखा रहे थे, और वो चीज नहीं लेके आए। मैंने आपको कॉल भी किया था चेक करने के लिए, ऑलरेडी आप वो चीज सिखा रहे हो। वो लाइक वो बोले उन्होंने आप शायद उसके बारे में बताना स्टार्ट किया है। मुझे आवाज तेरी ठीक से नहीं आ रही भाई। I can't hear you. चलो मैं बाद में सिर्फ फोन कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, खत्म करें आज की क्लास। ठीक है। ठीक है जी, आज नेक्स्ट यही आप कब फिनिश लेंगे? करते हैं। नेक्स्ट Next टाइम, अभी शुरू का टाइम है, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लोगे तो मैं थर्सडे इवनिंग को, इवनिंग मतलब रात को 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक अगली क्लास कर सकता हूँ। बट आप लोग पहले ये अच्छे से समझ लें, या एक काम करते हैं, थर्सडे इवनिंग क्लास रखते हैं, लेकिन उसमें आज का रिवीजन ही ज्यादा रखेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ताकि ये चैप्टर क्लियर हो जाए, तो नेक्स्ट संडे को अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। थर्सडे को 9 बजे। ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। Okay. थैंक यू। चलो, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।